खाने में मेन डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग क्या होता है लैम्डा एम इनटू टी की वैल्यू जो आपकी होती है कांस्टेंट मेन डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का अकॉर्डिंग वेरिएंस होगा, ठीक है, और क्या टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी को टर्म देते हैं व्हील्स डिस्प्लेसमेंट ला। तो लिखिएगा व्हील्स डिस्प्लेसमेंट ला, लिख लेना थोड़ा सा बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body कहाँ से होगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन, केल्विन टेम्परेचर लेते हैं बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, हो गया। टेम्परेचर आप क्या लिखा बेटा बॉडी, ठीक बोला है, एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन केल्विन इज कांस्टेंट, आपने लिखा गया लैम्डा एम इनटू टी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बी से दिखा लेते हैं बेटा, इसी कांस्टेंट को कैसे दिखा लेते हैं बी को बीन्स कांस्टेंट कहा जाता है, बी को इसी को बीन्स कांस्टेंट कह लेते हैं, बी जो होता है इसी को बीन्स कांस्टेंट कहा जाता है, बीन्स कांस्टेंट। तो ये कंडीशन आपका होता है यानी कि लैम्डा एम इनटू टी इक्वल टू बी। अब कंडीशन क्या बनेगा, जो वैल्यू आपकी बी की होती, साइन हो गया सबका, जो वैल्यू आपका बी का होता है, ठीक है, ये नियर अबाउट 2.89 10 पावर क्या लिख लीजिएगा -3, बोले यहाँ तो नोट कर लो, नीचे लिखिए बी इज मीन्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू लिख लीजिए वहीं पे 2.89 10 पावर -3, 2.89 इंटू 10 पावर -3 मीटर इंटू केल्विन। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लोग किसमें यूज करते हैं, SI में मीटर में देंगे, ठीक। तो ये हो गया मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू क्या हो जाएगा केल्विन। तो यहाँ से दिखा लेते हैं वैल्यू क्या होती है। अब देखो कंडीशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, अब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ किधर की तरफ शिफ्ट होगा, सॉरी, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो एनर्जी आपकी होगी उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा या लोअर की तरफ। टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर राइज कर है, ठीक है, एनर्जी जो आपकी होगी अगर ग्राफ करेंगे वो लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या करता है शिफ्ट होता है। यहाँ पे ग्राफ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है विच डिनोट्स, ठीक, किसको, यानी कौन सा टेम्परेचर किसको डिनोट करेगा, यानी टेम्परेचर की वैल्यू T1 T2 T3 दे देंगे, ठीक है, और वेवलेंथ दे देंगे, कहेंगे किसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक, या किसका टेम्परेचर की वैल्यू सबसे क्या होगी ज़्यादा होगी बेटा, या सबसे किसके लिए क्या होगी कम होगी, ठीक। तो दिखाते कैसे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे, ठीक है, हम लोग लैम्डा और ई लैम्डा यानी एनर्जी रेडिएट होगी, उसके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक। टेम्परेचर आप डिफरेंट टेम्परेचर क्या लेंगे, डिफरेंट दिया जाता है, तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
वैल्यू पीक वैल्यू बोला जा रहा है। इनमें T1, T2 और T3 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? टेम्परेचर T1, T2, T3 है, इनमें किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? T1, T2, T3 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? हाँ बेटा, T1 क्या होगा? हाँ, किससे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम है? वेवलेंथ सबसे कम किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको? T1, T2, T3 में वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग सबसे कम है? T1 की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ एक्सिस कौन सी है? ये वाला एक्सिस है ना, तो अच्छे से रिजल्ट आएगा, वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। तो कौन बड़ा है? λ1, λ2, λ3 में कौन बड़ा है? तो बेटा आप किताब ये जा रहे हैं ना, वेवलेंथ एक्सिस से दिया गया है, इधर जाओ तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अरे ये देख के मत कह रहे, ये एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल है, इससे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप लोग कहते हैं ये बड़ा वाला है, छोटा वाला ये वाला। वेवलेंथ इधर है, इधर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर आएगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो फोटो में ये देखिए, ये वाला फोटो भी नहीं बड़ा, ये एनर्जी एक्सिस है। एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा λ3 की करस्पॉन्डिंग है, ठीक। तो जब दिखाओगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने में लैम्डा घटेगा, तो लैम्डा में भी T का जो कॉन्स्टेंट है ना, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे टेम्परेचर राइज करो वैसे से डिक्रीज करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं T1 लेस दैन T2 लेस दैन क्या? T3 एंड λ1 ग्रेटर दैन λ2 ग्रेटर दैन λ1 ग्रेटर दैन λ2 ग्रेटर दैन λ3 T1 लेस दैन T2 लेस दैन T3। तो इसके बेस हम लोग दिखाते बेटा यहाँ पे। हो गया? कर लेंगे? ये केस आपका होता है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू राइज करेंगे, वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। एनर्जी जो होगी वो उतनी ही इंक्रीज करती जाती है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती, वेवलेंथ हमारा घटता है। तो कुछ वाला एक पॉइंट यहाँ बचा हुआ था, तो ये हो गया बेटा, ये भी आपकी। अब देखो आगे आपका बच्चा SHM, ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछे जाते हैं, तो पहले हम लोग वो पढ़ लेंगे। काइनेटिक थ्योरी तो काफ़ी कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ से रिलेट होता है, ठीक। पहले आप पढ़ लीजिए SHM, ठीक है, हर साल से और है, 1, 2 कभी कभी 3 क्वेश्चन पर कुछ ले जाते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, अगला चैप्टर डालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। अब पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। हार्मोनिक क्या हो गया बेटा? मोशन। देखो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो 3 टाइप का थोड़ा सा डिस्क्राइब होता है। एक हम पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन, एक पढ़ते बेटा पढ़ाया नहीं गया ना अभी? SHM नहीं पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं आप लोग, ठीक। उस केस में 3 कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं। एक होता है हमारा पीरियोडिक मोशन, एक आपने पढ़ा है ऑसिलेटरी मोशन, और एक होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3 कैटेगरी हम लोग करते हैं मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन, दूसरा आपको पढ़ देते बेटा ऑसिलेटरी मोशन, और तीसरा पढ़ेंगे हार्मोनिक, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन
और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इतने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, 3 कैटेगराइजेशन किया जाता है, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, अब देखो पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे, ऑसिलेटरी किसे कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक किसे कहेंगे, कितने लोगों को आइडिया है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जी, मतलब एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो ऑसिलेटरी है, मतलब अल्टरनेटिव और बताएं कैसा आप? जी, आप लोग देख लो पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक। कोई लोग देखो, जब हम लोग बात करते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन का, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है, ठीक है, अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कोई भी बॉडी अपने पाथ को रिपीट करता है, आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल इफ एनी बॉडी, एनी पार्टिकल रिपीट देयर पाथ, देयर ओन पाथ, ठीक है, देन द मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कोई भी पार्टिकल अगर एक निश्चित टाइम के बाद, टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए, निश्चित टाइम के बाद बेटा अपने पाथ को बार बार क्या करें, रिपीट करें, ऐसे मोशन को हम लोग कह लेते हैं कौन सा, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब दैट मोशन बॉडी रिपीट्स देयर पाथ आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक, ऐसे मोशन जिसमें एक निश्चित टाइम के बाद बॉडी अपने मोशन को रिपीट करता है उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। हो जाएगा, उस मोशन को नाम क्या देते हैं आप, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आर दैट मोशन इन विच आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल बॉडी रिपीट्स देयर ओन पाथ, अपने पाथ को जिसके बाद बार बार क्या करता है वो रिपीट करता है, उसके मोशन को आप कह लेते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। ठीक, दूसरा होता है अपना ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, बट पाथ टू एंड फ्रो होना चाहिए, मतलब किसी पॉइंट के इधर उधर अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसको रिपीट कर रहा है, तो उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहेंगे उसे, ऑसिलेटरी मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट रिपीट्स देयर पार्ट आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड इट्स मोशन टेक प्लेस टू एंड फ्रो, कहाँ पे, एक ही बिंदु के इधर उधर अगर वो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तीसरा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी टाइम सभी में फिक्स होना चाहिए, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज क्या रिपीट्स देयर पार्ट आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल एंड पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कह लेते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, जैसे आप सबको पता है कि अर्थ सन के अराउंड क्या अर्थ रिवॉल्व करता है कितने टाइम में, कितने टाइम में, क्या करो, हम पूछ रहे हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, कितने समय में, एक साल। ठीक, और अपने एक्सिस पे कितने टाइम में, अपने एक्स पे कितने टाइम में, कितना, तेज बोला करो यार, 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक, जब यह 24 आवर में एक साइकिल पूरा करता है, ठीक, कितने आवर में, 24 आवर्स में, तो उसके मोशन को हम पीरियोडिक कह सकते हैं, बट वो ना तो ऑसिलेटरी है ना तो सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसे हम एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको क्या पीरियोडिक कह लेंगे। ठीक है, लेकिन उसे ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक नहीं कर सकते। ठीक, झूला झूला है, ठीक, तो झूला झूलते हैं किससे, चाहे आप किसी घर में उसमें लगा के झूलते हैं या पेड़ों पे डाल के झूलते हैं, तो वो कंडीशन क्या होता है, आप टू एंड फ्रो इधर उधर मोशन करते हैं, मेन पोजीशन के क्या इधर उधर मोशन करते हैं। अगर वो फिक्स टाइम के बाद आप बार बार रिपीट कर रहे हैं पाथ, अगर फिक्स टाइम के बाद आपका पाथ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर बार बार उसका रिपीशन हो रहा है पाथ का एक फिक्स टाइम के बाद, तो उससे कहेंगे बेटा ऑसिलेटरी। अरे अभी समझा रहे, अभी समझ लो देवियों,
बुक पे घर से पढ़ना, घर से पढ़ के आया करो। अब यहाँ बोल रहे हैं तो भोजपुरी पता नहीं क्या देख रही हो, तो कैसे बात बनेगा, है ना। जब यहाँ समझाया जाए तो यहाँ समझ लिया करिए, घर से पढ़ के आया करिए, फिर जाकर दोबारा पढ़ लिया करिए, ठीक है। अब हम समझा रहे तुम ढूंढ रहे हो उसमें, ठीक, तो कैसे समझ पाएंगे। चल देखो, तो उससे क्या दिया गया आपने, ऑसिलेटरी। और सिंपल में कंडीशन क्या था, सीधा सीधा अगर टू एंड फ्रो मोशन हो बट एक स्टेट पाथ में मोशन होगा, तो उससे हमको कह देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिलहाल इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है, जो पूछा जाना है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं पीरियडिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्किल में घूमता है और फिर टाइम के बाद अपने बात को रिपीट करता है, तो ये भी हमारा पीरियडिक मोशन होगा। अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और फिर टाइम के बाद उसे क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, वो भी आपका पीरियडिक होगा। अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और फिर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, अगर तीनों केसेस में टी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये सारे एग्जाम्पल पीरियडिक हो जाएगा, ठीक। ये भी पीरियडिक कहलाएगा, ये भी पीरियडिक कहलाएगा, ये भी पीरियडिक, ये सारे पीरियडिक है, ठीक। लेकिन हम तो ऑसिलेटरी की बात करेंगे, इस पॉइंट के टू एंड फ्रो इसका मोशन हो रहा है, पीरियडिक तो है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये भी पीरियडिक है, ठीक। लेकिन ये वाला क्या पीरियडिक तो है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेट होने के लिए एक पॉइंट के इधर उधर होना चाहिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल ऑसिलेटरी के हो जाएंगे। किसको देखो बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। ये वो एग्जाम्पल सारा ऑसिलेटरी मोशन, ये दोनों जो एग्जाम्पल आपके हैं उसके हैं ऑसिलेटरी मोशन के हैं, ठीक है। ये दोनों ऑसिलेटरी में होंगे, बट ये ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक। इस पॉइंट के टू एंड फ्रो इनका मोशन हो रहा है, ये ऑसिलेटरी है, फिर टाइम के बाद ये क्या कर रहे हैं, बात को रिपीट करने के लिए ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल, ठीक। सिंपल हार्मोनिक साइकिल है वो टू एंड फ्रो हो और एक क्या स्ट्रेट पाथ में हो, फिर टाइम के बाद यहाँ भी क्या होना चाहिए, पाथ को रिपीट करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक टाइम के बाद पाथ को रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो क्या है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक हो गया बेटा ऑसिलेटरी मोशन, एक हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक हो गया पीरियडिक। स्टार्ट में आप ऐसे बना लिए, समझ गए ना कौन उनका तीनों क्या होता है। पीरियडिक में केवल टाइम फिक्स होना चाहिए, पाथ चाहे जैसा हो। ऑसिलेटरी में टाइम फिक्स हो, पाथ टू एंड फ्रो हो, ठीक, क्या चाहे वो कर्व्ड हो चाहे स्ट्रेट हो। और जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक कहेंगे तो टाइम फिक्स होना चाहिए, पाथ टू एंड फ्रो हो, बट वो स्ट्रेट हो, कैसा हो, स्ट्रेट पाथ हो, ठीक है, कर्व्ड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं हमारे, जैसे बना के दिखा दो 60, ठीक। लेकिन नोट कर लीजिए कहीं का है, बाकी जो लिखे हैं वो लिखे रहिए, ठीक। मेरा फोटो कहीं नोट कर लीजिए। और हेडिंग करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी या पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या, ऑसिलेटरी या पीरियडिक मोशन, ठीक। बट यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। और दूसरी चीज़ होता है जो रीस्टोरिंग फोर्स आपका लगता है, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जैसे जैसे मीन पोजीशन से बढ़ेगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बेटा बढ़ती जाती है, ठीक। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाती है, लेकिन साइन नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। मीन जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को बेटा अगर आप खींचते हो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, फिर
सिकुड़ने की, मतलब अपनी पोजीशन पे दोबारा पहुंचने की उसकी क्या पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है। दबाएंगे तो भी फिर उसकी अपनी पोजीशन में फैलने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो अगर आप दबा रहे तो फैलना चाहेगा, ठीक है, खींचेंगे तो क्या करेगा, सिकुड़ना। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का वो अपोज करता है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करता है अपोज। जैसे जो आपकी आदतें हैं उनको बाबा कहे बेटा पढ़ा करो, लेकिन वो बदलते ही नहीं है ना, कैसे छोड़ देती हैं आप, है ना। ठीक, तो छोड़िए, जो पुरानी आदतें अच्छी है वो तो बना के रखिए, जो अच्छी नहीं है उन्हें क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब खुद मान लो जैसे आप पहले थे, अगर उन्हीं चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो जितना पहले जानते थे वैसे अभी भी जानते रहेंगे, और कुछ आप चेंज करेंगे तभी कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले कैसे क्या थे वो सेकेंडरी फैक्टर था, पर अगर आपको आगे कुछ अच्छा करना है तो जो अच्छी चीज़ें मिले उसको एक्सेप्ट कर लिया करिए, और जो मार्केट में ख़राब चीज़ें मिलती है उन्हें क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है ना, ठीक है, मार्केट वाली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो फ़ायदे वाली होती है उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों जी, हमको तो नहीं पीना, तुम्हें पीना तो पी आओ, जाओ। अब दोबारा खा के मत बैठना, बहुत मारेंगे। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, ठीक, यहाँ पे दिखा देते हैं क्या हुआ कैसे होगा। ठीक, तो क्या लिखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, it is a special type of periodic motion in which restoring force अब उसको वहाँ कहाँ छोड़ दिया बेटा, in which restoring force is directly proportional to restoring force is directly proportional to restoring force is directly proportional to negative sign of displacement of particle from mean position, negative sign of displacement of particle from mean position। हो गया, पार्टिकल फ्रॉम क्या लिखा बेटा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या होता है आपका, प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मीन पोजीशन ऑफ। हो गया, तो उसके यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे होगा, जैसे ऐसे मान लो सिंपल इसको रिप्लेस करते हैं, जब रिप्लेस करेंगे मान लो यहाँ पे ये फंक्शन एंगल थीटा है, क्या है थीटा, मीन पोजीशन से एंगल थीटा हो गया। अब इस केस में इसका वेट जो आपका होगा कहाँ काम करता है, डाउनवर्ड एलिफेंट की तरह काम होगा। ठीक, इसका जो कंपोनेंट होगा ये थीटा है, थीटा वाला थीटा होगा, ठीक, और ये है इसका इधर वाला भी क्या होगा। तो केस आपके जो होते हैं ऐसा तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जब ये साइंस थीटा ये थीटा है, इधर वाला ये कॉस और ये कॉस थीटा आएगा, ये थीटा क्या होगा और ये यहाँ पे टी साइन थीटा पार्टिकल को मीन पोजीशन जितना प्लानिंग क्या रखेगा वो टेंडेंसी होता है, उसकी टेंडेंसी होती है उसे कहाँ की तरफ शिफ्ट कराए, मीन पोजीशन। तो यहाँ से जब दिखाते हैं तो यहाँ पे एंगल की बेस पे, इसी तरह से आप दिखाओगे इस एंगल की जो वैल्यू होगी, जो एंगल आपका होगा मान लो यहाँ से मेटेरियल है और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है, तो जब एंगल की वैल्यू वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, और जब थीटा लेंगे तो एक्स वाई क्या होगा, एल के बराबर होगा, एक्स वाई क्या होता है एल। तो रीस्टोरिंग फोर्स एल की वैल्यू है टी साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर इससे साइन थीटा क्या लेते हैं नेगेटिव, मीन पोजीशन से अपोजिट लगता है इसलिए साइन क्या लेते हैं नेगेटिव, ये होगा टी, साइन की वैल्यू लेते हैं एक्स वाई क्या हो गया एल। ठीक, तो यह देखो
भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा मुझे यहाँ से लिखना चाहेंगे तो ये इक्वल टू टी बाई एफ कांस्टेंट हो गया टी एफ, यानी ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या होगा एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे उससे हमारा क्या करेगा, वहाँ से किसकी वैल्यू, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही आप स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे, जब स्प्रिंग को मेन पोजीशन से खींचेंगे डिस्प्लेस करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है इक्वल टू माइनस के एफ, ठीक। के स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं, वहाँ से भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, फोर्स की वैल्यू जो रीस्टोरिंग होगी वो इंक्रीज़ करती है, ठीक। ये अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट करने पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कह लेते हैं वो एसएचएम, उसकी टेंडेंसी एसएचएम करने की होगी, ठीक। तो क्या लिखा आपने, क्या लिख लिया पॉइंट बेटा। अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करते हैं, फॉर स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यह इक्वल टू होता है के इनटू एक्स, ठीक। यहाँ पे देखो फोर्स एक्स के डायरेक्टली कैसा है, प्रोपोर्शनल है। इस कंडीशन में भी जो हमारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल साइन नेगेटिव डायरेक्टली, तो इसका क्या करता है आप कुछ करते हैं इक्वल टू माइनस के इनटू। हो गया। इसे कह लेते हैं बेटा एसएचएम के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसके किसके है, डिस्प्लेसमेंट की अगर टाइप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उस केस में आप कहोगे वो एसएचएम करेगा, ठीक। अपने यहाँ सिंपली जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो जो पूछा जाता है, एक तो स्प्रिंग सिस्टम का, एक हमारा सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। और जब एक्सप्लेनेशन जो होता है किसी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में मोशन हुआ उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक। अब हमें जो पूछा जाना बेटा, तो जो पॉइंट समझाने वाले ऐसे समझा दे रहे हैं क्योंकि लिखाने टाइम हो जाएगा। देखो कुछ टर्म्स होते हैं उसको सुन लीजिए पहले। एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड बेटा, टाइम पीरियड किसे कहते हो, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक है, टू कंप्लीटिंग क्या, फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम लोग कहते हैं उसका टाइम पीरियड। अब अलग अलग टाइम का अलग अलग कंडीशन में अलग, जैसे फैन चल रहा है तो एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। आप अगर किसी पार्टिकल टू एंड को इधर उधर मोशन कर रहा है तो वो एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका क्या कहलाएगा, वो टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो अलग अलग सिचुएशन में टाइम पीरियड हमारा कैसा होता है, अलग अलग कंडीशन, लेकिन सबका वही है, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम टेकन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड। आप लोगों का भी बंद कर बंद करें कुछ सीख नहीं पाएंगे, जब घर पे था तो पढ़े ही नहीं। हाँ अभी रख दो उसको, अभी जब क्लास छूट जाएगा घर पे जाके खूब पढ़ना उसको, ठीक। मिलता नहीं है देव, अच्छा पहले मिलता ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, मिले कैसे, क्या नहीं मिलता होगा, हम दिखाए तुमको, लाओ बुक लाओ, जो नहीं मिलता बताए कहाँ है वो। तो लोग क्या कहते हैं ऐसे पढ़ना पढ़ते हो, अरे चैप्टर देखो कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या पार्ट पढ़ाया जाता है, मिलेगा ना। हाँ चार पढ़ना पढ़ते पता नहीं कहाँ पढ़ाया गया, ठीक। लाओ एक मिनट ले आओ ले आने तो थोड़ा ढूंढते रह जाते हो, अरे अपने आओ, बुक थोड़ी देखना है। क्या चीज़ आपको नहीं मिला था ढूंढ रही थी, आओ, अरे जल्दी आ बेटा, टाइम हाँ मिल गया अब तो आज मन से ढूंढी तो मिल गया। हाँ कौन सा नहीं मिल रहा था, जो पहले पढ़ा वो भी है, दिखाएं। इसके अलावा गद
अब थोड़ा हिंदी में है तो थोड़ा आगे पीछे, ठीक है। बाकी सब है, ये बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कब वाली बुक है ये? पता नहीं। यो नहीं पता है, पापा कहे कि दादाजी का है। तो पहले ये बताया गया था शुरू में, ठीक, इफिशिएंसी वगैरह जो पहले हीट इंजन वगैरह जो बताया गया था, ठीक। ये देखो अक्रम। अब ये बोर्ड वाली बुक है, तो बोर्ड की चीज़ें कुछ उस समय जबकि ये बुक है तब कुछ बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा दी जाती थी। अब वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई, हटा दी गई, ठीक। तो अब जितना अपने यहाँ रिक्वायर्ड है उतना आप पढ़ लिए हो। देखो आइसोथर्मल वगैरह बताया गया था, देखो सब चैप्टर का नाम ही नहीं पता रहता तो पढ़ेंगे कैसे? चैप्टर खुद पढ़ लेते, चैप्टर का नहीं पता। देखो थर्मोडाइनमिक्स अध्याय 20, अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ, ठीक। अभी देखो एफिशिएंसी वगैरह बताई गई थी, उसमें आसान। अभी देखो अभी जो चल रहा था, अभी देखो ये अभी आज ग्राफ पढ़े हो, ठीक है। तो कहते है ये नहीं, ऐसा कैसे होता है तुम्हारी किताब में ना, अब अलग अलग नहीं, ये अभी घर से जल्दी आया, जो पहले बुक था उसमें नहीं था। हाँ उसमें तब आप क्या कौन वाली बुक है जानती, क्या था वो? बीएससी नर्सिंग का था। जैसे गांव के चिट वाली बुक थी, तो उसमें कहाँ से मिलेगा, ठीक। उसमें है ही नहीं आधी चीज़ें, आधे क्या 70% चीज़ें नहीं हैं उसमें। देखो ब्लैक बॉडी बताया गया था, हाँ वो तो देखी थी। देखो कंडक्टिविटी वगैरह भी किया ना, देखो थर्मल कंडक्टिविटी, देखो जो आपको यहाँ पूछा जाना वो सब बता दिया। उसमें अंतर मिला है, यहीं से देखी थी, कल से परसों से यहीं से हाँ। देखा है। उस वाली जो बुक थी उसमें नहीं मिलेगा, जो उसमें है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? वो तुम्हारे लेवल की बुक थोड़ी थी, वो तो क्या खाली बस, हाँ? ये लोग के पास एक बीएससी नर्सिंग की बुक थी, इतने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है, ठीक। उसमें कितनी चीज़ मिलेगी? हो गया बेटा? चलो, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से जब दिखा देते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा आपका, डायरेक्ट हम लोग बोले तो फ्रीक्वेंसी बोला गया, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी जितने चक्कर जितनी साइकिल अपनी पूरी करती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। हिंदी में क्या पढ़ा होगा बेटा? आवृत्ति। जैसे टाइम चल रहा है, मान लो 1 सेकेंड में इसने 10 साइकिल पूरा किया, 10 चक्कर लगाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज, ठीक। अगर 2 लगाया होता तो 2 हर्ट्ज, एक लगाया तो 1 हर्ट्ज, आधा लगाया तो 1/2 हर्ट्ज। जितना साइकिल पूरा करेगा 1 सेकेंड में वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब जितने भी करता है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, ठीक। अब दूसरा होता है बेटा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को, 2πf या 2πn, ठीक। तो उसी को एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग कह लेते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपका होता है वो 2πf की क्या होता है, या 2πn के बराबर होता है। ओमेगा इक्वल टू 2πn या 2πf आपने पढ़ा होगा, तो उसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं देता, बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी आधा ऑब्जेक्ट ये जितना, तो अब फ्रीक्वेंसी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको पहचानने का तरीका ही होता है कि बेटा वो अगर फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे न्यू से दिखाया हो, चाहे एम से दिखाया हो, चाहे एम से, कितनी चीज़ों से फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, ठीक। तो वहाँ उसका जो यूनिट होगा ना, या तो हर्ट्ज होगा या तो टाइम की पावर, यानी सेकेंड है तो सेकेंड की पावर -1 या जो भी आपको दिया होगा, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। तो वो केस आपका होता है यहाँ और जब आप क्या लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वहाँ रेडियन पर सेकेंड ले लेते हैं, कितना एंगल उसने रोटेट किया 1 सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड दिया जाता है, तो तब उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे। तो यूनिट से हम डिसाइड कर लेते हैं वो ओमेगा है कि आपका फ्रीक्वेंसी एफ या एन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल दी जाती है एग्जाम में, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कौन सा है, ठीक। चलिए, एक होता है फेज बेटा। फेज का मतलब जब ऑसिलेट है, जो भी हम लोग का बात कर रहे हैं, अगर साइन ट्रांजिशन दिखाते हैं, मान लो ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये इसका ओरिजिन आपका बेटा इससे माना जाता है मेन पोजीशन। अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसके इसमें इनिशियल फेज हम लोग 0 लेते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर अपने मेन पोजीशन से वो चलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तब उसके इसमें इनिशियल फेज जो होता है उसे हम लोग 0 लेते हैं। क्या बोलेंगे? 0। मान लो वो स्टीम पे था, यहाँ की बजाय आपने इससे पहले से यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से स्टडी करना शुरू करेंगे तो ये इतना ये जो होगा इसे हम लोग इनिशियल फेज कहेंगे, ठीक। क्या कहेंगे उसे? फेज कहेंगे, इनिशियल फेज। जैसे मान लो आपको क्या कंपनी बाग से चल रहा था रोडवेज, अब आपके कोई मित्र पक्के खड़े हुए हैं तो आपसे उतना दूर पहले है ना वो, और कोई पूरा है वो कौन सा है, कचहरी चौराहे पे पकौड़ी चौराहा है, कौन सा है, वैसे पकौड़ी चौराहा बोलते हैं पीछे, है ना। पकौड़ी कचौड़ी है, कोई चौराहा है पीछे, हैं पकौड़ी, राइट। हाँ मालूम, कचहरी वाले बोलते हैं ना,
तो वहाँ पे अगर खड़ा हुआ कम दीवार से तो बैक में है तो उसे उतना नेगेटिव फेज में कहलाएगा वो, ठीक। आगे है तो फेज पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, और ओरिजिन पे है तो जीरो, तो उसी को हम लोग फेज कह लेते हैं। अगर दोनों पार्टिकल, ठीक। अरे उसका नाम पकौड़ी, वहाँ पकौड़ी बहुत दिख रहा है बेटा, जो कचहरी में, हाँ अच्छा पानी के खाई भी है वहाँ जाके, अच्छा उधर से आते नहीं मालूम है। वो जितने जो है वो क्या कहते हैं एडवोकेट साहब लोग और कौन मुलजिम, वो सब आके वहाँ पकौड़े खाते हैं, है ना, इसी नाम पड़ गया पकौड़ी चौराहा है। चलो ठीक, अब अभी भी मिलता है, चलिए हम लोग एक दिन चलते हैं, हाँ ठीक। चलो देखो बेटा, नहीं वहाँ बड़ा फेमस, मैंने भी पहली बार सुना कि पकौड़ी चौराहा कौन से आ गए, तो पता लगा कि वो कचहरी चौराहा पकौड़ी चौराहा भी मिली है। आप भी सुने हैं ना, बहुत लोग पहली बार सुनते हैं, मतलब मुझे सुने कई साल हो गया। किसी ने बोला था कि पकौड़ी चौराहे पे होर्डिंग लगना था, तो बोला पकौड़ी चौराहे लगवा दिए हैं। पकौड़ी चौराहा कौन सा है, तो बता था कि वो उसे कहते हैं पकौड़ी चौराहा। चलो देखो, तो फेज हो गया बेटा, ठीक। फेज का मतलब ठीक है, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा कोई सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, और ओरिजिन में यहाँ से माना, अगर पार्टिकल आपको यहीं से स्टार्ट कर देगा तो इनिशियल फेज को हम लोग जीरो मानते हैं। अगर ये इधर से यहाँ से मूव करना तो ये फेज हमारा एकदम पॉजिटिव है। अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करता तो ये फेज हमारा कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, उसके बेस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज या जीरो क्या होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फेजेस जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव से हो रहा है जीरो हो जाएगा, तो उसके बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सेम फेज होने का मतलब दोनों जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो सेम मोस्टली आप ओरिजिन को ही हम लोग लेते हैं। ओरिजिन से अगर दोनों पार्टिकल मुझसे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग सेम फेज कह लेंगे, तो उसे आप क्या कहते हैं, सेम फेज। अगर एक पॉजिटिव में जा रहा है दूसरा नेगेटिव में जा रहा है तो उसे अपोजिट फेज कहेंगे। जैसे एक पार्टिकल इधर दूसरा इधर, अब जितना पाई इधर पॉजिटिव उतना इधर नहीं, दोनों अपोजिट फेज कहेंगे, एक ऊपर दूसरा नीचे, कैसे क्या कहेंगे, अपोजिट फेज में, ठीक है। तब एक उधर अपोजिट है 180 का अगर एंगल बना रहा है तो उस केस में हम लोग अपोजिट फेज कहेंगे। फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक का मान लो ∅1 फेज है, दूसरे का ∅2 है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग टर्म क्या देंगे, फेज डिफरेंस कह देंगे, ठीक। तो ये कुछ टर्मोलॉजी आती है जो बार बार आपके यूज़ में आता है, हम लोग इसके बेस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी होती है यहाँ से जो हमें मैथमेटिकल पूछा जाना है, एक होता है अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम बेसिकली यहाँ बनाते बताए, डिस्प्लेसमेंट एक वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड क्या हो गया, एक्सीलरेशन। तो तीन इक्वेशंस आपके बनते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी और एक क्या होता है आपका एक्सीलरेशन होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर कोई भी पार्टिकल बेटा SHM कर रहा है, कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं y = a sin ω t, कैसे लिखेंगे, अगर ये पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक इस पॉइंट से आपका ओरिजिन है, यहाँ पॉइंट A है। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज लेते हैं कि टाइम t से A से चल रही है B पॉइंट में पहुँच रहे हैं, यहाँ पर B। अगर ये एक आपका यहाँ से थीटा बना है, क्या होगा, अगर रेडियस जो है वो ये से दिखा रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस पॉइंट पे y होगा, ठीक, y। ये रेडियस आपका a है, एंगल थीटा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वाले को हो जाएगा a cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला होगा a sin थीटा, तो y = क्या हो जाएगा a sin थीटा के बराबर, तो y के बराबर a sin थीटा। अगर इनका वेलोसिटी आपकी ओमेगा है और यहाँ से जाने का टाइम पीरियड t, इनका वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड कितना है, t है, तो यहाँ पे sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा × t के बराबर होगा, ये sin ओमेगा × कितना t हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने बना लिया। SHM का अगर वर्जन से स्टार्ट हो रहा है तो y की वैल्यू a sin ω t के क्या होता है आपका इक्वल होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। y की वैल्यू जो आएगी वो a sin ω t के बराबर होगा।
अगर मान लो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी एंगल से हो रहा है, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अगर वो ओरिजिन से ना स्टार्ट हुआ, किसी एंगल से हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, ये साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाता है आपका फाइव के बराबर होगा, जो भी आपका एंगल है। अब दूसरा, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी से आएगा डी इक्वल आपने पढ़ा है डी वन के मान डी टी, डी एक्स के मान डी टी पढ़ते हैं ना, इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो। जब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा डी अपान डी टी, इसकी वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा इंटू टी। बेटा साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल होता है, अगर साइन ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ओमेगा साइन आएगा या कास आएगा। अगर हम लोग साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, और लोग साइन का डिफरेंशियल कास होता है बेटा, कास को डिफ्रेंशिएट करते हैं तब माइनस साइन आता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका वहाँ पे कास आ जाएगा, क्या जाएगा, कास। तो ये होगा ओमेगा कास ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल जो होता है बेटा ओमेगा कास ओमेगा टी आएगा, ठीक। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी ए ओमेगा कास ओमेगा ठीक। ये जो कॉम्पोनेंट है हमारा पहले आ जाता है, क्या होगा कि कॉम्पोनेंट को पहले आ जाता है। तो ये हो गया ए ओमेगा कास ओमेगा टी का क्या मतलब होगा। तो देखिए मैं लोग ए ओमेगा कास ओमेगा टी क्या होगा बेटा स्टार्ट होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा टी की वैल्यू रखते हैं, यानी थीटा की वैल्यू अगर रखा जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जैसे कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का जो 1 माइनस कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब कास थीटा रखोगे तो आएगा 1 अंडर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। इसकी जगह पे अगर हम रख देंगे तो b कंट्रोल हो जाएगा a ओमेगा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, ठीक। और यहाँ से अगर देखा तो साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कंट्रोल होगा परपेंडिकुलर लाइन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये वाई वाई कर सकते हैं, ये साइन थीटा की जगह पर वाई वाई ए हो जाएगा, इसकी जगह पर रखो ए तो आएगा b कंट्रोल ए ओमेगा अंडर 1 माइनस कितना वाई बाई ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर पर ए स्क्वायर होगा ना, b की वैल्यू है ओमेगा अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है एलसीएम होगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो b इक्वल टू ए ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर नीचे वाले ए स्क्वायर को अगर बाहर ले लें तो रूट से बाहर आएगा ए हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगा ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस, फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रखिएगा, ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब बोला जाता है कि वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, जब कोई जैसे आप जुड़ा जुड़े हो तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे पहुंचता है तब सबसे ज़्यादा होता है कि एक्सट्रीम पे सबसे ज़्यादा होता है, मीन पे, यानी मीन पे होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा जीरो, भाई यहाँ जाएंगे 60 यहाँ आएंगे तो मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 होगा तो बी की वैल्यू समय मैक्सिमम होता बेटा, और उसका रूट करेंगे तो 0 हो गया, ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए आएगा, तो ए इंटू ओमेगा में क्या हो जाएगा बराबर। जब मीन पोजीशन पे होता तो वेलोसिटी जो होती है जो पार्टिकल का रेंज उसकी मैक्सिमम होती है, और जब एक्सट्रीम पे होता सबसे दूर जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन जब झूला झूलते हुए सबसे दूर जाता है एक टाइम के लिए रुकता है, फिर लौट के क्या करता है वापस आता है, झूला झूले या पेड़ वाले आता है, अरे घर में गुड्डे उड्डे डाल के झूले नहीं, अब से झूले नहीं झूले, ठीक। एट क्या एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेंगे
y की वैल्यू बेटा a के बराबर हो जाता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो यहाँ पर v की वैल्यू जो होती है मिनिमम मिलती है और वैल्यू मिलेगी कितना, देखो ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y बराबर a रख दिया, v वैल्यू 0 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वेलोसिटी के सिस्टम में वो 0 मिलती है। और वो मिलती कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपकी जो वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाता है, मिनिमम होता है और वो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलता है, हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम कैसे होगा, तो इसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो वी मैक्सिमम ये रहेगा, वी मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं, जल्दी से एक मिनट देखिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन, ए इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। अब ये होगा d बाई dt। v की वैल्यू देखो, बेसिक रिलेशन हम लोगों ने ये निकाला है, बेसिक फार्मूला ए ओमेगा cos ओमेगा है, वही निकालते हैं, बेसिक फार्मूला से निकाला जाता है। बेसिक फार्मूला ए ओमेगा cos ओमेगा t, ए ओमेगा cos ओमेगा t। इसको जब cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, ओमेगा माइनस साइन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा है ही है और एक ओमेगा और आ गया तो आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। और साइन ओमेगा की ये एक्सीलरेशन है, ये डबल सी को दिखा देते हैं। इस केस में अगर एक्सीलरेशन निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ गई माइनस के ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा के तो साइन टी आता है, तो वैल्यू वाई बाई ए के बराबर है। इसे लिखेंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बाई ए कर दिया। देखो हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट साइन हमारी निगेटिव आएगी। जैसे जैसे दूर जाएगा एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, बट साइन कैसी है, निगेटिव है, इसकी साइन रिप्रेजेंट करेगा तो मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर मिलेगा एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो y 0 हो गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू वहाँ पे वेलोसिटी v पे मैक्सिमम, एक्सीलरेशन v पे 0। और जब एक्सट्रीम पे जाएंगे इसका उल्टा आपको लिखेंगे ना, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में जब आप लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड टू मैक्सिमम। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्सेचर कर रहा है तो मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या 0। कितना कर लीजिए, फिर बात करिएगा।